तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इलीजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड दैट इज़ रिटन बाय थॉमस ग्रे। तो हम पहला पार्ट था हमारे लेक्चर का, वो था पहले की 4 लाइन हमने पहले पार्ट में पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं हमारे लेक्चर का दूसरा पार्ट है, कविता का दूसरा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो चौथा 4 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे, 4 स्टेंजाज हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ते हैं 5वां। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रोब्यूल्ट सेड। ये कह रहा है कि द ब्रीजी कॉल, ब्रीजी का मतलब होता है खुशबू भरी हवाएं, ब्रीज, ठीक है। ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथनिंग मॉर्न, मतलब कि सुबह की जो हवा होती है, सुबह की जो जान होती है, या फिर सुबह की जो सांसें होती हैं, वो क्या है? ठंडी हवा और मधुर हवाएं होती हैं। मॉर्निंग की जो हवाएं हैं। और द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉब्यूल्ट सेड, द स्वालो का मतलब होता है गोरैया या फिर कोई चिड़िया। ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉब्यूल्ट शेड, स्ट्रॉ का मतलब यहाँ होता है तिनकों से बने हुए घोंसले में से एक कोई पक्षी या फिर कोई चिड़िया ट्वीटिंग कर रही होगी। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन और द इकोइंग हॉर्न, नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। ये सारी चीज़ें उनको नहीं उठा पाएंगी। कौन कौन नहीं उठा पाएगी? सुबह की हवा, चहकती हुई चिड़ियाँ, मुर्गे की बांग और द इकोइंग, आवाज़ करते हुए हॉर्न, नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। तो यहाँ देखो, सुबह चिड़िया चहकती है, ठंडी हवा चलती है, मुर्गा बांग देता है और हॉर्न की आवाज़ आती है। वो क्या करती है? जो जिंदा लोग हैं उन लोगों को क्या करती है? उठा देती है, जगा देती है उनके बिस्तर से। लेकिन ये क्या कह रहा है कि दे विल नॉट एवर राउज फ्रॉम देयर लवली बेड। लवली बेड का मतलब यहाँ क्या है? ये मेटाफर है किसके लिए? ग्रेव के लिए। ये लोग कहाँ सो रहे हैं? अपने कब्रगाह में सो रहे हैं, और कोई भी दुनिया की कोई आवाज़ या फिर कोई हवा इनको सुबह उठा नहीं सकेगी। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न, उनके लिए। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न, उनके लिए घर में कभी भी कोई चूल्हा नहीं जलाया जाएगा। नोर बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और कोई भी हाउसवाइफ है उनके लिए इंतज़ार नहीं कर रही होगी। उनके शाम की जो परवाह होती है, शाम थका हारा आदमी दिन भर क्या करता है? थक हार करके शाम को घर आता है तो उसकी वाइफ उसके लिए चाय बनाती होगी या फिर और कुछ भी उसके लिए करती होगी। वो सारी चीज़ें कोई अब उसके लिए नहीं कर पाएगा। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न। शायर का मतलब यहाँ सर है। सर का मतलब मान लो उनका पिताजी मान लो, या फिर सम्माननीय आदमी जो भी है। तो कोई भी बच्चा दौड़कर उनके पास नहीं जाएगा। यूजुअली क्या होता है कि जब आदमी शाम को घर लौट के आता है तो घर के जो बच्चे हैं दौड़ के उनके पास चले जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि पापा आगे, पापा आगे, दादा आगे, या फिर वो जो भी उनका कोई रिश्तेदार जो है वो आते हैं, वो उसी नाम से उनको पुकारते हैं, ठीक है। और क्लाइम्ब हिज नीज द इनविड किस टू शेयर, देखो कितनी खूबसूरत लाइन लिखी है। और क्लाइम हिज नीज, और उसके घुटनों पर नहीं चढ़ेगा, उसके कमर से नहीं लिपटेगा, या फिर वो नहीं लिपटेगा कि वो तुम मुझे गोद में ले लो, ठीक है। तो घर में क्या होते हैं? काफ़ी बच्चे होते हैं, तो बच्चे आपस में दौड़ते हैं। इनविड का मतलब होता है जलन या फिर ईर्ष्या होती है कि पिताजी के पास सबसे पहले मैं दौड़ के जाऊं और पिताजी मुझे क्या करें? किस करें, या फिर मुझे चूमें, या फिर मुझे गोद में उठाएं। तो ये कह रहा है कि इनके लिए अब बच्चों में से कोई भी दौड़ के इस तरह से नहीं जाएगा, और कोई भी ये नहीं चाहेगा या फिर कोई उनके लिए दौड़ के नहीं आएगा कि पिताजी मुझे क्या करें? चूमें या फिर मुझे प्यार या दुलार करें। देखो कितनी खूबसूरत अच्छी अच्छी लाइनें इसमें लिखी हैं। चलो
अब ये कह रहा है कि वो जो लोग मर गए हैं उनको अब हवा भी नहीं उठा सकती, कोई पक्षियों की आवाज़ नहीं उठा सकती, मुर्गे की बांग नहीं उठा सकती, और वो कभी भी अपने बिस्तर में से नहीं उठ पाएंगे। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न, उनके लिए घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। अब उनके लिए कोई परवाह नहीं है कि घर में हम देखते हैं कि 4 आदमियों के लिए हमें चूल्हा बनाना, अब 4 आदमी घर में उपलब्ध हैं या नहीं, लेकिन शाम के क्या होता है 4 आदमियों का क्या बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, क्योंकि शाम को हर आदमी अपने घर पे लौट आता है। अब कह रहा है और बीसी हाउस वाइफ से प्लाई हर इवनिंग केयर, और कोई भी गृहिणी उनके लिए केयर नहीं करेगी, कोई बच्चा दौड़ के नहीं आएगा। ठीक है, आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, आगे वाला स्टेंजा पढ़ते हैं। ऑफ्ट डिड द हार्वेस्ट टू देयर सीकल यील्ड, उन्होंने अपने हाशिए से क्या किया है, बहुत सारी फसलें उगाई हैं और फसलें उत्पादित करी हैं। देयर फरो ऑफ्ट द स्टबर्न ग्लीब हैज़ ब्रोक, फरो का मतलब होता है जिसमें बीज डाला जाता है, तो हम देखते हैं मेड़ बनाई जाती है हमारे खेतों में। ठीक है, जो हल चलता है, हल से क्या होता है, मेड़ बन जाती है। ऑफ्ट द स्टबर्न मतलब कठोर, ग्लीब का मतलब होता है खेत, हैज़ ब्रोक, किस तरह से उनकी मेहनत ने क्या किया है, खेतों के बीच में से क्या किया है, मजबूत ज़मीन के बीच में से मजबूत और कठोर खेतों के बीच में से क्या करी है, फरो लगाई है। हाउ जोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड, जोकंड का मतलब होता है खुशी के साथ, वो कितने खुश थे और कितनी उन्माद के साथ डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड, और कैसे वो अपनी टीम के साथ में खेतों में काम किया करते थे। हाउ बाउड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रॉक, बो का मतलब होता है सम्मान में झुक जाना, तो हाउ बाउड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, उनकी कुल्हाड़ी के प्रहार के सामने किस तरह से जो पेड़ थे, जो जंगल के जो पेड़ होते थे वो झुक जाते थे। तो यहाँ देखो बो का मतलब होता है झुकना सम्मान में, और वुड्स, तो वुड में किसी के सम्मान में झुकने का नहीं होता, तो यहाँ फिर से क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। बो होना, सम्मान में झुकने की क्रिया किस में पाई जाती है, इंसानों में पाई जाती है। तो ये यहाँ फिर से पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया है कि किस तरह से उन्होंने अपने खेतों में फसल उगाई है सीकल्स के साथ में। सीकल एक हाशिया होता है, मुड़ा हुआ कोई औजार या हथियार होता है। द फूरो भी किस तरह से उन्होंने मेड़े बनाई हैं, किस तरह से उन्होंने कियारियाँ बनाई हैं। हाउ जोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड, और किस तरह से उन्होंने देयर टीम अफील्ड, टीम अफील्ड का मतलब यहाँ अपने साथी आदमी भी हो सकते हैं, और टीम अफील्ड का मतलब एक टीम का मतलब ये भी हो सकता है कि बैल भी हो सकते हैं। ठीक है, बैल क्या होता है, जोड़े में होता है, तो ये टीम होती है किसकी, 2 बैल और एक किसान की एक टीम होती है। तो किस तरह से उन्होंने अपने बैलों को खेतों में जोता होगा, एंड किस तरह से पेड़ जो थे वो उनके स्ट्रोक के आगे झुक जाते थे। ये यहाँ ये बता रहा है कि इन लोगों में वो सारी क्वालिटीज़ थी, वो कितने खुशहाल थे, कितने समृद्ध थे अपने काम में और अपनी खुशी में या फिर अपनी दुनियादारी में कितने मस्त थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, अब ये कह रहा है लेट नॉट एम्बिशन मॉक, मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना या फिर किसी पे हंसना। एम्बिशन का मतलब क्या होता है, एम्बिशन का मतलब हम क्या कहेंगे, लेकिन एम्बिशन का मतलब हिंदी में क्या बताएंगे इसको, एम्बिशन को क्या कहेंगे, महत्वाकांक्षा। हाँ ठीक है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक, महत्वाकांक्षा को उन पे मॉक नहीं करने दो, हंसने नहीं दो। देयर यूजफुल टॉयल, उनका जो हार्ड वर्क था उस पे एम्बिशन को मॉक नहीं करने दो। तो मॉक की प्रक्रिया फिर से किसमें पाई जाती है, इंसानों में पाई जाती है। तो फिर से यहाँ पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया है। ठीक है, अब यहाँ एम्बिशन का मतलब ये भी नहीं है कि एम्बिशन करे, या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, या फिर वो लोग जो कि क्या है रिच हैं या फिर एम्बिशियस हैं, उन लोगों को इन लोगों के काम पे हंसना नहीं चाहिए। देयर होमली जॉयज, उनके खुद के इंजॉयज हैं। डेस्टिनी
ऑब्सक्योर, और वो जो डेस्टिनी है, मतलब वो जो मौत वो उन्हें मिली है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है वैसी मौत इनको नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या है, मिली है इनको। तो कह रहा है कि इनके जो डेली ज़िंदगी के जो काम थे, उनके जो जॉय थे, उनकी जो सराउंडिंग्स थी या फिर उनके आस पड़ोस की जो ज़िंदगी थी, उसको मौत जो एम्बिशियस लोग हैं, या फिर ये कह रहा है जो रिच लोग हैं, या फिर जो हो सकता है ये रीडर को भी क्या कर रहा हो, एड्रेस कर रहा हो। नो ग्रैंड्यूर हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, और भव्यता हियर फिर से पर्सोनिफिकेशन का है, भव्यता ऐसी आवाज़ नहीं सुननी चाहिए। विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, कि भव्यता को भी इन पे क्या डिसडेनफुल का मतलब होता है मतलब कि डिसडेनफुल स्माइल का मतलब यहाँ ये है कि कोई एक चालाकी भरी एक मुस्कान उसकी तरफ देख के, मतलब इन लोगों की तरफ मुस्कान दे रहा हो। डिसडेनफुल का मतलब ये होता है एक असम्माननीय भी होता है। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, ये जो गरीब लोग हैं इनकी जो ज़िंदगी है, एनल्स का मतलब होता है डे टू डे लाइफ, तो इनकी जो डे टू डे लाइफ है उन पे उन लोगों को मुस्कुराना नहीं चाहिए, या फिर इन लोगों पे इनका हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये हमारी कविता का आज का पार्ट यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं, आगे वाला हम अगले पार्ट में पढ़ लेंगे। चलो, धन्यवाद।